Hi guys, this is Ashma and welcome back to my channel Mission Science, and in today's video I am going to discuss remaining 3 applications of the Gauss law. So let's start with the next application of the Gauss law, that is electric field intensity due to a non-conducting charged solid sphere. देखो हमने लास्ट वीडियो में भी स्फीयर की एक एप्लीकेशन की थी। वो हमारे पास क्या थी कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी थी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। वहां पर शेल था, अब आपके पास क्या है, एक सॉलिड स्फीयर है। तो ये दोनों का आपने ध्यान रखना है, दोनों अलग अलग हैं। अब देखो इसमें हमने एक सॉलिड स्फीयर ये कंसीडर किया है जिसका रेडियस r गिवन है। हमने इसके लिए क्या किया है, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है दैट इज s। पॉइंट P पर हमने स्मॉल एलिमेंट लिया है जिसकी डायरेक्शन n कैप से शो की हुई है, और ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। और ये जो गॉसियन सरफेस है इसका रेडियस हमारे पास क्या है, स्मॉल r है, राइट। अब देखो हम सॉलिड स्फीयर की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स अब इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ओवर द वॉल्यूम होगा। तो अब हम इसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। जैसे फर्स्ट एप्लीकेशन में लाइन एलिमेंट था तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को यूज किया था। सेकंड में शेल था तो हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी को यूज किया था। नाउ इन दिस एप्लीकेशन वी हैव अ सॉलिड स्फीयर, तो इसमें हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को यूज करेंगे। अब हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि आपके पास जो एक क्यू डैश है, क्यू डैश चार्ज एनक्लोज्ड है इन दिस गॉसियन सरफेस S। ठीक है, गॉसियन सरफेस में हम कह रहे हैं कि क्यू डैश इज द चार्ज एनक्लोज्ड। तो अगर अब इसमें हम गॉस लॉ लगाते हैं तो देखो गॉसेस लॉ हमें क्या बोलते हैं, यहां से इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस S E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन। वैसे एप्सिलॉन नॉट होता है क्योंकि वहां पर मीडियम वैक्यूम था, बट हियर हम इस इंसुलेटिंग स्फीयर की बात कर रहे हैं, इसके अंदर बात कर रहे हैं तो अंदर वैक्यूम तो नहीं होगा। दैट्स वाई हमने यहाँ पर एप्सिलॉन को यूज किया है कि पर्टिकुलर मीडियम की बात हो रही है। तो यहां से क्या हो जाएगा, E इंटू इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस S, और आपको पता है सरफेस S है तो फिर हमारे पास ये एरिया हो जाएगा इसका 4πr² क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन। फ्रॉम हियर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी क्यू डैश अपॉन 4π एप्सिलॉन इंटू r²। ये क्या आ गया, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब हमने क्या कंसीडर किया है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात की है, दैट इज रो। आपको पता है कि रो का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से चार्ज की वैल्यू आ जाएगी रो इंटू वी। रो इंटू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड स्फीयर इज 4/3πr³। तो इस वैल्यू को हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखो क्या आ जाएगा, E विल बी 4πr³ रो अपॉन 3 इंटू 4π एप्सिलॉन r²। Similar terms will get cancelled out and we will left with r rho upon 3 epsilon। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई है, किसके लिए, फॉर कैपिटल R ग्रेटर देन स्मॉल r। यही कंडीशन थी ना यहाँ पर। देखो यहाँ पर हम बात कर रहे थे स्मॉल r छोटा है आपके पास एज कंपेयर टू कैपिटल R। तो यहां से क्या आ गया, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, क्योंकि हमने ग्राफ प्लॉट करना है तो इसके लिए भी हमने ये चीज नोट डाउन कर ली है। अब ये हमने फाइंड आउट किया था कि जब हमने गॉसियन सरफेस इनसाइड दिस सॉलिड स्फीयर लिया है। अब अगर हम सेंटर ऑफ द स्फीयर की बात करते हैं, सेंटर ऑफ द स्फीयर का मतलब क्या हो गया कि जो R है वो 0 हो जाएगा। अगर R 0 है यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये आ गया सेकेंड केस। थर्ड केस अब हम लेते हैं ऑन द सरफेस। ऑन द सरफेस का मतलब क्या है, आपके पास R इज इक्वल्स टू कैपिटल R होगा, तो यहां पर E क्या आ जाएगा, R रो अपॉन 3 एप्सिलॉन। और ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू होगी क्योंकि R क्या है, मैक्सिमम रेडियस है। इससे ज्यादा, इससे बाहर तो आप नहीं जा सकते हो ना, इस सॉलिड स्फीयर से बाहर नहीं जा सकते। दैट्स वाई ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैक्सिमम होगी। तो अब आपके पास ये 3 आपके पास रिजल्ट्स आ गए हैं, तो इनको अब हम शो कर सकते हैं अपने डायग्राम में। देखो इसके लिए हम एक ग्राफ शो कर लेते हैं। यहाँ पर
E है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये आपके पास क्या है, डिस्टेंस R है। अब देखो कैसे है यहाँ पर कि सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं, समझ लो इस पॉइंट को हम R इक्वल्स टू R ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या है R लेस देन R, और ये आपका पॉइंट R ग्रेटर देन R के लिए होगा। R लेस देन R, देखो ये वाला केस है आपके पास, तो इसमें क्या है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, दैट मीन्स अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, फिर R इक्वल्स टू R पे मैक्सिमम वैल्यू, तो यहाँ पर ये E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, इस पॉइंट पर E की क्या हो गई, मैक्सिमम वैल्यू हो गई है। अब अगर हम आगे बात करते हैं आउटसाइड द स्फीयर, तो देखो जब हम इसके आउटसाइड द स्फीयर की बात करेंगे, तो मैंने लास्ट वीडियो में केस डिस्कस किया था आपके साथ कि चाहे आपके पास देखो आउटसाइड स्फीयर की बात हो रही है तो सेम वो स्फेरिकल शेल का ही केस बन जाएगा, और उसमें हमने ये पढ़ा था व्हेन R इज ग्रेटर देन R, इस केस में आपके पास E की वैल्यू क्या आई थी, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। बाहर तो वैक्यूम ही आ जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट आएगा, दैट मीन्स E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो उसके लिए आपके पास ग्राफ की नेचर कैसी होती है, समथिंग लाइक दिस। तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया है कि सॉलिड स्फीयर हमने लिया है, सेम उसके लिए पहले हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली डिफरेंट पॉइंट्स पर। पहले हमने इनसाइड द सॉलिड स्फीयर निकाली, आफ्टर दैट सेंटर के ऊपर निकाली, और लास्ट ऑन द सरफेस निकाली है। और जब आउटसाइड द सरफेस लिखोगे एग्जाम में, आपने ये सॉल्व करवा के दिखाना है, आप इसको एज सच नहीं लिखोगे, आपको ये सॉल्व करके दिखाना है। जैसे हमने स्फेरिकल शेल में किया था, सेम स्टेप्स में यहाँ पर भी आप क्या करोगे, ऐसे ही आउटसाइड इसका एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना, एक सेपरेट फिगर ड्रॉ करना, सेम उसमें आपने एरिया एलिमेंट सिलेक्ट करोगे, और वहां से आपके पास इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखो क्या है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। अब हमने क्या लिया, एक इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज ली है, उसके लिए हमने क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। अब देखो एक शीट ऑफ अ चार्ज है, दैट मीन्स इसमें सिग्मा हमारे पास क्या होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी इस शीट की। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है किसी भी पॉइंट P के ऊपर। तो इसके लिए हमने क्या किया है, एक सिलेंडर कंसीडर किया है, एक सिलेंडर कंसीडर किया है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास ds है अराउंड P, और इसकी लेंथ कितनी है, टोटल 2r है। अब इसके देखो दो सिलेंड्रिकल हम एजेस की बात कर रहे हैं, दिस P एंड Q। इन एजेस पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और एन कैप की डायरेक्शन सेम है, मींस एंगल बिटवीन दैम विल बी 0 डिग्री। ठीक है, और cos 0 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 1। तो यहां से आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हो phi E ओवर 2 एजेस, तो वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू E वेक्टर डॉट एन कैप ds, ये हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2EdS, ये आपके पास क्या आ गई, फ्लक्स की वैल्यू आ गई। अब अगर हम phi E ओवर कर्व्ड सरफेस निकालते हैं, सेम जैसे हमने फर्स्ट एप्लीकेशन की थी, एजेस के अलोंग निकाला था, फिर कर्व्ड सरफेस के अलोंग निकाला था। कर्व्ड सरफेस में देखो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एन कैप इज 90 डिग्री, सो फ्लक्स विल बी 0। तो यहां से आपके पास जो टोटल फ्लक्स है phi E, वो क्या आ जाएगा, 2EdS। ठीक है, तो अब हमने क्या लगाना है, गॉस लॉ लगाना है। तो देखो गॉस लॉ हमें क्या कहते हैं, 2EdS फ्लक्स इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज की वैल्यू हम सिग्मा के टर्म्स में इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, वी नो दैट सिग्मा इज चार्ज अपॉन एरिया। एरिया हम क्रॉस सेक्शनल एरिया ds ले रहे थे, तो हमने ds लिख लिया। तो यहां पर देखो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, चार्ज की वैल्यू सिग्मा ds अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से E की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गई आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं दैट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ R। सेकेंडली,
अगर आपके पास जो शीट है अगर वो पॉजिटिव चार्ज को कैरी कर रही है तो जो सिग्मा की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होगी, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, नॉर्मल एंड आउटवर्ड होगी, आउटवर्ड फ्रॉम शीट। सिमिलरली अगर आपके पास जो शीट है वो नेगेटिव चार्ज कैरी कर रही है तो इस केस में सिग्मा विल बी लेस देन 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इनवर्ड हो जाएगी, इनवर्ड टू शीट। ठीक है, जैसे फर्स्ट डेरिवेशन में हमने लैम्डा के लिए केसेस लिए थे कि लैम्डा ग्रेटर देन 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड होगी, लेस देन 0 में वो इनवर्ड होगी। सेम हमने यहां पर भी ये केस कंसीडर किए हैं। ठीक है जी, तो अब देखो यहां पर हम क्या लेके चल रहे थे, एक प्लेनर शीट लेके चल रहे थे। इनफाइनाइट अभी हमने कंसीडर नहीं की थी, बट हमारे पास जो एप्लीकेशन है उसमें हमें क्या बोला है कि हमें इनफाइनाइट प्लेन शीट लेकर चलनी है। तो अगर हम इनफाइनाइट प्लेन शीट लेके चलेंगे जिसकी कुछ थिकनेस होगी तो उसमें जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, दोनों सरफेस ऑफ द शीट पे, मतलब अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूं तो ये कुछ ऐसी बनेगी। देखो हमने यहाँ पे ये अगर मैं कुछ पर्टिकुलर थिकनेस की शीट ड्रॉ कर रही हूं, ये आपके पास एक शीट हमने ड्रॉ कर ली तो इसकी देखो कुछ ना कुछ हमारे पास थिकनेस भी होगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है। ये हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है, तो दोनों साइड पर जो इंटेंसिटी होगी वो भी सेम हो जाएगी। प्लस सिग्मा इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो E1 की डायरेक्शन भी यही हो जाएगी और E2 की भी डायरेक्शन ही हो जाएगी किसी पॉइंट P पर। तो यहाँ पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी, E1 प्लस E2। ठीक है, आउटवर्ड सरफेस की वजह से भी और इनवर्ड भी, दोनों उसके ऑपोजिट सरफेसेस की वजह से। तो E1 की वैल्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और E2 भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दैट मीन्स अगर इनफाइनाइट प्लेन शीट है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। ठीक है, क्लियर हो गया है, ये चीज ध्यान रखनी है क्योंकि हमने इनफाइनाइट शीट के लिए निकालनी थी। तो इनफाइनाइट शीट के लिए कुछ उसकी पर्टिकुलर थिकनेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो सेम होगी दोनों सरफेसेस के लिए। दैट्स व्हाई दोनों एड ऑन हो जाएंगी और वहां से आपके पास क्या है, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, now the last application is electric field intensity due to a two thin infinite parallel sheets of charge। अब देखो हमने क्या लिया है, पैरेलल शीट ऑफ चार्ज लिए हैं A एंड B। यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं कि सिग्मा 1 यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी है शीट A पर और सिग्मा 2 है शीट B पर। ठीक है, E1 हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू शीट A और E2 है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू शीट B। अब देखो क्या है, शीट ए के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, पॉजिटिव चार्ज है, इट विल बी अवे, तो ये E1 की डायरेक्शन। 2 भी पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें भी डायरेक्शन इस साइड ही हो जाएगी, अवे फ्रॉम द शीट। सिमिलरली यहां पर हो जाएंगी अवे फ्रॉम द शीट्स। अब इन बिटवीन में देखो ये जो पॉजिटिव शीट है ये क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अवे लगाएगी इस डायरेक्शन में, तो E1 की डायरेक्शन, और E2 इस साइड लगाएगी तो ये E2 की डायरेक्शन। हमने 3 रीजन्स कंसीडर करे हैं, इन 3 रीजन्स में हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस देख रहे हैं। ठीक है, इस रीजन में आउटवर्ड होगी, यहाँ भी आउटवर्ड, यहाँ पर क्या है, इनकी ऑपोजिट हो जाएंगी। अब हमें पता है अगर एक शीट ऑफ चार्ज कंसीडर करते हैं सिर्फ A, तो एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के लिए अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, वो क्या था कि E1 क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली E2 क्या होगा, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हम वैल्यूज ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे तीनों रीजन्स में क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगाएंगे। कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ अ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और हम यहाँ पर एक कंसीडर करके चलते हैं, लेट अस सपोज दैट सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 ग्रेटर देन 0। ये हम एजम्पशन खुद से लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो
तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले रीजन 1 की बात करते हैं। देखो 1 रीजन में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी आपके पास, E1 विल बी। देखो अब कैसे करना है, कार्टेशियन सिस्टम कंसीडर करना है आपने यहाँ पर कि ये आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन होगी और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की। तो देखो दोनों ही नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहे, तो हम लिखेंगे -E1 -E2। तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, -1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा और ये आपके पास आ गया सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली अब हम सेकेंड रीजन के लिए निकालते हैं। सेकेंड रीजन में देखो आपके पास जो E1 की डायरेक्शन है दैट इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस और E2 विल बी अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो आप इसमें क्या लिखोगे, E1 माइनस E2 लिखोगे। तो यहां से क्या आ जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। सिमिलरली फॉर द थर्ड रीजन में देखो क्या है, बोथ E1 एंड E2 आर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो दोनों क्या हो जाएंगे, एड ऑन हो जाएंगे। थर्ड रीजन के लिए इट विल बी E1 प्लस E2, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। दिस इज माई थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो अगर अब यहां पे हम एक स्पेशल केस कंसीडर कर लेते हैं। स्पेशल केस में हम क्या ले रहे हैं कि सपोज जो आपके पास सिग्मा 1 है उसको सिग्मा के इक्वल ले लेते हैं और सिग्मा 2 को माइनस सिग्मा के इक्वल ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर हम बात करेंगे इसका, इन दोनों का मतलब क्या हो गया कि जो दो हमारे पास इनफाइनाइट प्लेन शीट्स हैं वो इक्वल है एंड ऑपोजिट यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटीज है। ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट है। तो अब इन वैल्यूज को अगर हम इन तीनों इक्वेशन में पुट करते हैं तो यहां से देखो वैल्यूज क्या आ जाएंगी। फर्स्ट E1 क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि दोनों में एडिशन है, सिग्मा माइनस सिग्मा 0 हो जाएगा। सिमिलरली E3 भी क्या हो जाएगा, 0, और E2 की वैल्यू आ जाएगी 2 सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट विच इज कांस्टेंट। तो यहां से आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, अगर हमारे पास इक्वल एंड ऑपोजिट सरफेस चार्ज डेंसिटीज है, मतलब ये जो दो शीट्स हैं इसमें एक शीट के पास पॉजिटिव चार्ज है और आपके पास दूसरी शीट के पास नेगेटिव चार्ज है, तो यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहां भी 0 होगी और बीच में क्या होगी, कांस्टेंट होगी, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास सिंगल इनफाइनाइट प्लेन शीट आ जाती है तो उसके लिए भी क्या था हमारे पास रिजल्ट, E इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर दो पैरेलल शीट्स आ जाएं बट दोनों में चार्ज डेंसिटीज क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो उसमें सिर्फ इन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एग्जिस्ट करेगी, आउटसाइड द शीट्स देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अब आपने क्या करना है कि ये जो हमने टोटल 5 एप्लीकेशंस की हैं इन सभी के आपको रिजल्ट्स याद होने चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या वेरिएशन आ रही है। उसके बेसिस पर ही हम नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करेंगे। Thank you so much guys for watching my video. If you like my video, please subscribe my channel and press the bell icon, and also do like, share and comment on my video.